19 दिन से बंद पड़े इस फ्लैट का दरवाजा जब खोला जाता है तो सामने कमरे के फर्श पर कीड़े रेंग रहे थे। जगह जगह खून के धब्बे पड़े हुए थे। पूरे फ्लैट से किसी चीज के सड़ने की इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि वहां पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। यह बदबू उस फ्लैट के किचन में रखे फ्रिज से आ रही थी। महालक्ष्मी की मां मीना देवी जैसे ही उस फ्रिज का दरवाजा खोलती है तो सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। उस फ्रिज में 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, बल्कि पूरे 59 टुकड़ों में कटी हुई महालक्ष्मी की लाश रखी हुई थी। लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फ्रिज के तीनों खानों में रखा गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। दोस्तों, महालक्ष्मी के साथ हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात ने बेंगलोर सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हत्याकांड ने एक बार फिर से श्रद्धा हत्याकांड को ताजा कर दिया है। आखिर कौन थी महालक्ष्मी? उसके साथ ऐसी दरिंदगी किसने और क्यों की? इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी लेके आ सकूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मूल रूप से नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी की उम्र 29 साल थी और वह बेंगलुरु में अपने परिवार के साथ रहती थी। साल 2019 में महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास से हो जाती है। हेमंत दास एक मोबाइल शॉप पर काम करता था, जबकि महालक्ष्मी बेंगलोर में ही एक मॉल में काम करती थी। दोनों की एक 4 साल की बेटी भी है। मगर शादी के 1 साल बाद ही हेमंत दास को महालक्ष्मी पर शक होने लगता है कि उसका किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके चलते उन दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी थी। आए दिन इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा था। धीरे धीरे यह बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि महालक्ष्मी अब अपनी बेटी को हेमंत दास के पास छोड़कर उससे अलग रहने लगी थी। हालांकि अभी उनका तलाक नहीं हुआ था। कुछ समय तक तो महालक्ष्मी अपनी मां के साथ रही, लेकिन अक्टूबर 2023 में महालक्ष्मी बेंगलुरु के वयाली कवल इलाके के एक अपार्टमेंट में किराए पर एक फ्लैट लेकर रहने लगती है। सब कुछ सामान्य चल रहा था। महालक्ष्मी सुबह 9:30 बजे अपने काम पर जाती और रात को 9 से 10 बजे के बीच अपने काम से वापस अपने घर आती। 2-3 दिन से उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को हल्की हल्की एक अजीब सी बदबू आ रही थी, पर उस समय उन लोगों ने उस बारे में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद यह बदबू तेजी के साथ पूरे अपार्टमेंट में चारों तरफ फैलने लगी थी, जिससे वहां पर रहने वाले लोग चिंतित होने लगे थे। 21 सितंबर 2024 को उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने पता लगाया तो यह गंदी बदबू उसी अपार्टमेंट की 3री मंजिल पर बने उस फ्लैट से आ रही थी जिसमें महालक्ष्मी रहती थी। पड़ोसी तुरंत ही उस अपार्टमेंट के मालिक जयरमन को फोन करके इस बात की जानकारी देते हैं। कुछ ही देर बाद जयरमन भी वहां पहुंच जाता है और देखता है कि उस फ्लैट से बहुत तेज गंदी बदबू आ रही थी। इसके बाद जयरमन महालक्ष्मी को कॉल करता है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद वह महालक्ष्मी की मां मीना देवी को कॉल करता है और उनको उसके फ्लैट से आ रही बदबू के बारे में बताता है। यह सुनकर महालक्ष्मी की मां मीना देवी और उसकी छोटी बहन लक्ष्मी सहम जाती हैं और जल्दी ही दोनों उस अपार्टमेंट में पहुंच जाती हैं, क्योंकि मीना देवी के पास उस फ्लैट की एक एक्स्ट्रा चाबी थी। मीना देवी जब फ्लैट का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि फर्श पर कीड़े रेंग रहे थे। जगह जगह खून के धब्बे पड़े थे। उन कीड़ों की एक लाइन किचन में रखे उस फ्रिज के नीचे तक जा रही थी, जिसके नीचे खून के दाग बने हुए थे जो कि सूख चुके थे।
महालक्ष्मी की माँ अब उस फ्रिज को खोलती है, लेकिन जैसे ही वह फ्रिज का दरवाजा खोलती है तो उसकी चीख निकल जाती है और दौड़ती हुई फ्लैट के बाहर आ जाती है। वहां पर खड़े बाकी लोग भी जब यह दृश्य देखते हैं तो उनके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। फ्रिज के तीनों खानों में महालक्ष्मी की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रखा गया था। सबसे निचले खाने में महालक्ष्मी का सिर, आंत और हाथों के टुकड़े रखे हुए थे और ऊपर के दोनों खानों में उसके जिस्म के बाकी हिस्सों के टुकड़े रखे हुए थे। तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है और इस घटना की पूरी जानकारी दी जाती है। कुछ ही देर में पुलिस की एक टीम घटना स्थल पर पहुंच जाती है, लेकिन अंदर का भयानक दृश्य देखकर पुलिस वाले भी सहम जाते हैं। तुरंत ही फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। पुलिस जब लाश की जांच करती है तो पता चलता है कि महालक्ष्मी की हत्या 19 दिन पहले की गई थी और उसकी लाश को 59 टुकड़ों में बांटा गया था। हालांकि फोरेंसिक टीम और पुलिस ने बताया कि वहां खून के निशान नहीं मिले। ऐसा लग रहा था जैसे लाश के टुकड़े करने के बाद उस पूरे कमरे को अच्छी तरह से साफ किया गया हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि महालक्ष्मी की हत्या किसने और क्यों की, और वो भी इतनी बेरहमी से। पुलिस महालक्ष्मी की मां मीना देवी से पूछताछ करती है। मीना देवी ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास से हुई थी और काफी समय से दोनों के रिश्तों में खटास आ चुकी थी, जिसके चलते महालक्ष्मी हेमंत से अलग रहने लगी थी। उन्होंने आगे बताया कि फरवरी महीने में ही महालक्ष्मी ने हेमंत के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज कराया था। यह सुनकर पुलिस का शक अब हेमंत दास पर जाता है, जिसके बाद पुलिस हेमंत को लेकर पुलिस स्टेशन आती है और उससे पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस की पूछताछ में हेमंत खुद को निर्दोष बताता है। उससे पूछताछ के बाद पुलिस को भी लगता है कि हेमंत का इस हत्याकांड से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हेमंत पुलिस वालों को बताता है कि महालक्ष्मी का अशरफ नाम के एक लड़के से अफेयर चल रहा था। अब इसके बाद पुलिस अशरफ से पूछताछ करती है। दरअसल अशरफ एक हेयर सैलून में काम करता था। पूछताछ में अशरफ पुलिस को बताता है कि महालक्ष्मी और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वे दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे और कई दिनों से उसकी महालक्ष्मी से बात भी नहीं हो पा रही है। अशरफ से पूछताछ के बाद साफ हो जाता है कि अशरफ को भी इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, इसीलिए अशरफ को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी भी पुलिस को उस हत्यारे की तलाश थी जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। दोस्तों, पुलिस अब महालक्ष्मी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालती है, जिसमें पता चलता है कि महालक्ष्मी की फोन पर आखिरी बार बात मुक्ति रंजन रॉय नाम के एक शख्स से हुई थी। यह नाम पुलिस के लिए बिल्कुल नया था। पुलिस अब अपनी जांच में तेजी लाती है और मुक्ति रंजन की खोजबीन शुरू कर देती है। दरअसल मुक्ति रंजन भी उसी मॉल में काम करता था जहां पर महालक्ष्मी काम किया करती थी, लेकिन 1 तारीख से दोनों ही काम पर नहीं गए थे। इसीलिए पुलिस का शक अब मुक्ति रंजन पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या सच में यह सब मुक्ति रंजन ने ही किया था? और अगर यह हत्या मुक्ति रंजन ने की तो इसके पीछे की वजह क्या थी? इन सब का पता लगाने के लिए पुलिस तेजी से मुक्ति रंजन की खोज में लग जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चलता है कि मुक्ति रंजन उड़ीसा में अपने गांव वापस लौट गया है। इसके बाद पुलिस की 3 टीमें उड़ीसा के लिए रवाना हो जाती हैं। उधर फोरेंसिक टीम अपनी जांच में जुटी हुई थी। उन्होंने महालक्ष्मी की लाश के टुकड़ों को और उस फ्लैट को अच्छे से जांच करने के बाद पाया कि इस घटना को बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है। लाश के टुकड़े करने के बाद हत्यारे ने पूरे फ्लैट के फर्श और दीवारों को अच्छी तरह से साफ कर दिया था, जिससे कोई भी सबूत न मिल सके। अब जैसा कि पुलिस मुक्ति रंजन को ढूंढने के लिए उड़ीसा पहुंच चुकी थी और उसकी खोजबीन कर रही थी, लेकिन अचानक से 25 सितंबर की सुबह पुलिस को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उड़ीसा के भद्रक जिले के एक कब्रिस्तान में मुक्ति रंजन की
लाश एक पेड़ से लटकी हुई है, यानी कि मुक्ति रंजन ने आत्महत्या कर ली है। यह पता लगने के बाद पुलिस तुरंत ही उस कब्रिस्तान में पहुंच जाती है और देखती है कि मुक्ति रंजन की लाश पेड़ से लटकी हुई है। वहीं पास में उसकी बाइक खड़ी हुई है, जिसके बैग में एक डायरी थी। उस डायरी में मुक्ति रंजन के हाथ से लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी मिलता है, जिसमें लिखा था, मैं महालक्ष्मी को पसंद करता था और उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह आए दिन मुझसे झगड़ा करती थी। मैंने उस पर काफ़ी पैसा भी खर्च किया था। उसका बर्ताव मेरे लिए ठीक नहीं था। वह मुझे किडनैपिंग के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। मैं 3 सितंबर को उसके घर गया था। वहाँ हम दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई। इतना ही नहीं, उसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया था, जिसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा इतना कि मैंने उसे मार डाला। कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने उसके टुकड़े किए थे, जिसके बाद मैं डर गया था और भागकर अपने गांव आ गया। दरअसल मुक्ति रंजन उड़ीसा के भद्रक जिले के धुसुरी गांव का रहने वाला था और बेंगलुरु के उसी मॉल में काम करता था जिसमें महालक्ष्मी काम किया करती थी। दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि 3 सितंबर को महालक्ष्मी की हत्या करने के बाद 24 सितंबर की रात 10 बजे मुक्ति रंजन अपने गांव उड़ीसा भाग आया था, जहां पर वह इस हत्या के बारे में अपनी मां को बताता है। लगभग 6 घंटे अपने घर में बिताने के बाद मुक्ति रंजन अगली सुबह 4 बजे अपने पिता की बाइक लेकर अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान में जाता है और वहां जाकर आत्महत्या कर लेता है। मुक्ति रंजन की मौत के साथ ही महालक्ष्मी मर्डर केस भी अब लगभग बंद हो चुका है, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल बाकी रह गए हैं जिनका जवाब अब शायद ही कभी मिल सके, क्योंकि इस कहानी के मुख्य किरदार 2 ही लोग थे, एक तो महालक्ष्मी और दूसरा मुक्ति रंजन, और ये दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये थी महालक्ष्मी हत्याकांड की पूरी कहानी। आज की इस कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी और ये कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।